ये सारे नक्षत्र जो 27 नक्षत्र है उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है, ये नियम है। तो एक लेकिन मिनट, हम एक सिर्फ, हाँ हाँ, सर, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ एक फंडामेंटल की बात आ रही है दोस्तों। देखिए, हमारे जो कुंडली है, कोई भी किसी की जातक की कुंडली है, उसके 12 भाव है, 12 भाव मिलके 360 डिग्री है। तो ये हम उनको राशियों के हिसाब से समझते हैं, लेकिन अगर उनको 27 भाग में बांटेंगे तो वो हर एक नक्षत्र भी है, और हर भाव में 2.25 नक्षत्र है। तो भाव में चाहे ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है, उस भाव का फलादेश के लिए हमें उस भाव का भाव स्पष्ट से कौन सा नक्षत्र आ रहा है वो देखना चाहिए। ठीक है, एक बात। और दूसरा, ग्रह भी कौन से नक्षत्र में है, उसके ऊपर से नवमांश में वो कहाँ जा रहा है वो देखना चाहिए। भाव का अधिपति नवमांश में कहाँ है, कौन से नवमांश में है वो देखना चाहिए। ठीक है सर, इतना हम समझे पहले। नहीं, अभी कैसे मैं आपको बताऊं कि लग्न स्थान का जो हमको नवमाश आएगा, हम्म। वो सारे कुंडली के अंदर उसका सीक्वेंस वो 12 घर में जाएगा। जैसे। बराबर है। जैसे कि अभी समझो तुला लग्न है, हम्म। तुला लग्न का स्वाति नक्षत्र धनु नवमास से शुरू होता है। जी। तो हमारा स्टार्ट धनु लग्न, धनु नवमास से होगा। मतलब अगर तुला लग्न रहा तो हम्म। हाँ हाँ, उसके बाद आप में, उदाहरण के तौर पे तुला लग्न का ही चलो बात कीजिए। तो तुला हाँ, लग्न में बताइए सर। हम्म। हाँ, तो तुला लग्न का धनु नवमास आया तो हम हम्म। जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पूरी 12 स्थान के अंदर आखिरी नवमास जो रहेगा वो वृश्चिक रहेगा। जी। बराबर है, वो 12वें स्थान में आएगा क्योंकि यहाँ धनु आया है। हम्म। तो उसके बाद में अगर समझो वो धनु नक्षत्र, धनु नवमास के अंदर एकाध ग्रह प्ले करता है हम्म। तो हमको वो सोचना चाहिए कि ये ग्रह कहाँ से आया हुआ है, कौन से नक्षत्र से आता है। क्योंकि अग्नि तत्व में धनु नवमास जो है वो आखिरी है। हम्म। जल तत्व में अगर धनु नवमास में जाएंगे तो वो अश्लेषा है, रेवती है, उसके अंदर प्रथम चरण है और ज्येष्ठा है, वो जल तत्व में है। पृथ्वी तत्व में धनु नवमास आता नहीं है। वायु तत्व के अंदर धनु नवमास आता है, वो मैंने तुला, धनु और तुला, मिथुन और कुंभ, उसमें आता है। अभी बात ऐसी रही कि वहाँ पर वो कहाँ से आया है, वो हमको मेन कुंडली से ही देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू नक्षत्र और अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो हमारा जो डिग्री है वो हमको मुखोगत होना चाहिए कि जहाँ पर से डिग्री, कौन से डिग्री में कौन सा नक्षत्र प्ले करेगा और कौन सा ग्रह रहेगा, उस आधार पर हम अकॉर्डिंग टू नक्षत्र नवमास में भी हम फलादेश कर सकते। ऐसी सूचना और ऐसा जो ये है वो विवरण करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट नक्षत्र यू कैनॉट रीड होरोस्कोप। वहाँ से नक्षत्र के नीचे से ग्रह जाते हैं तो नक्षत्र का प्रभाव उन ग्रह के ऊपर होता है। और नक्षत्र स्वयं प्रकाशित है, ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं है। ग्रह को प्रकाश देने वाला सूर्य है और नक्षत्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एक देखो, अभी यहाँ एस्ट्रोनॉमी की बात आ रही है, एस्ट्रो साइंस की बात आ रही है। तो सबसे पहले सभी को, यहाँ जितने भी लोग इस ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ग्रह कैसे काम करता है। तो ग्रह की अपनी कोई रोशनी नहीं है, उसको तो मतलब जो रोशनी मिलती है वो नक्षत्रों यानी कि ताराओं का जो एक निश्चित आकृति बनी हुई है, जिसके आप हमने नामकरण किए हुए हैं, उनसे मिलते हैं या सूर्य से मिलता है। तो इनका जो मिक्स इफेक्ट है वो हमको समझना है। तो अभी सर क्या हुआ है कि मतलब अभी जैसे मतलब जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं सभी एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा कर, वो कर रहे हैं उपयोग सिर्फ D1 चार्ट में भाव का अधिपति वहां बैठे ग्रह उसके ऊपर कर रहे हैं, जो दृष्टि कर रहे हैं वो। और ऐसे ही मतलब D1 चार्ट के अंदर राशि और ग्रह को ही पकड़कर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्यूरेसी में मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है। तो वो हमें सुदृढ़ करने के लिए हमें जरूरत है नक्षत्र के ऊपर ध्यान देने की। सर, आपने कितनी कुंडलियां देखी होगी अपने करियर में? 40,000, मोर देन 40,000। ग्रेट सर, ग्रेट। तो आप सारी कुंडली मतलब एक प्रोसेस अगर बताएं अभी हमको,
कि कैसे मतलब कोई जातक आया है तो उसका पहले क्या देखे, फिर क्या देखे, फिर क्या देखे, उस तरह से तरह प्रोसेस डिफाइन कीजिए सर। लग्न जो विचारधारा है, हम्म। हमारा पिंड है, हम्म। वो पिंड के अंदर हमारी तैयारी होती है। जैसे हम जन्म लेते हैं, उस समय में उदित राशि जो होगी, वो उदित राशि का जो कोई जो प्रतिमा है वो हमारे देह के ऊपर आती है। उसमें अगर ग्रह रहा तो वो ग्रह भी उसका प्रतिशत देगा। ग्रह नहीं रहा तो राशि तो डेफिनेटली, बिगर राशि कोई भी कुंडली नहीं बन सकती। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर लाइफ टाइम रहेगा। हमारे विचारधारा, हमारी एक्टिविटीज, हमारा यश अपयश, हमको जीवन में कैसा रास्ता मिलेगा, कालांतर के अंदर हमको वो हम नसीब लेके आए हैं, तो वहाँ पर परिस्थिति में सुधार होगा या सुधार नहीं होगा, ये चीज़ है। मगर लग्न स्थान, लग्न बिंदु बहुत महत्व है। और सूक्ष्मता जो है वो काफ़ी जगह से हम लोग परसों बात किए थे, तो उसमें से अति सूक्ष्म जो है 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 ब्रेकअप्स, ऐसा ज्योतिष है। तो वो सूक्ष्मता ढूंढने के लिए हमको वी कला में जाना चाहिए। तो वही वी कला जो है वो किससे बनेगी? राशि से ही बनेगी, मतलब नक्षत्र से ही बनेगी। और ग्रह भी वी कला से आएगा, वो भी उसका जो डिवीजन आया है, जैसे नक्षत्र और ग्रह इसका आपस में जो कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर। फिर भी D1 चार्ट में हमारे पूर्वज ने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि वहाँ पर D1 चार्ट को अवॉइड किया है, कभी नहीं। सारा जो स्थिति, सारी स्थिति जो है वो D1 से ही तैयार होती है। D1 का ही सुख और दुख हमें प्राप्त होता है। वो कैसे अनुसार होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र रहेगी या हमारा पूर्व कर्म रहेगा, उस आधार पर हमारे जो फैमिली रहेगी उसमें हमारा जन्म रहेगा और हम सुख दुख के भागीदार होंगे। तो कोई भी भाव या कोई भी राशि का जो फल मिलेगा वो उसके नवांश के अनुसार मिलेगा। नहीं, फलित जैसा है कि अभी आप D9 जो चार्ट है वो हम्म। ज़्यादा करके उसको अप्रिशिएट किया गया है हमारा विकास के लिए, हम्म। प्रोजेक्ट के लिए, या हमारे को प्रगति करने के लिए D9 का उपयोग हम करते हैं। तो हम्म। नवमांश जो है वो गुणमेलन के लिए हमारे पति पत्नी का स्पाउस करके भी उसका हम्म। इस्तेमाल होता है, नहीं जी। होता है ऐसी बात नहीं है। मगर D9 जो चार्ट है वो वेरी पॉपुलर है। उसमें से काफ़ी चीज़ें हमको मिल सकती है, उसके में से जवाब मिल सकता है। इसीलिए एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी, इसीलिए सर्वतोभद्र चक्र के अंदर नौमांश बिगर सर्वतोभद्र चक्र कभी भी तैयार नहीं हुआ। तो चाहे D1 चार्ट है उसका, चाहे हमें प्रिडिक्शन उसके ऊपर से करना है, जातक का वो बेस है, तो उसका वेटेज है 60-70%। थोड़ा बहुत नवमांश का हमें उपयोग करना हाँ चाहिए, और हाँ। थोड़ा बहुत अन्य जो डिविजनल चार्ट्स है उनका भी उपयोग करना चाहिए उस पर्टिकुलर भाव के रिलेटेड। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज मतलब इंसिस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ वो ये है कि नक्षत्र को जब तक मतलब नहीं समझेंगे, नक्षत्र को नहीं देखेंगे, सिर्फ राशि पकड़ के बैठेंगे, तो वो एक्यूरेसी आ सकती है सर प्रिडिक्शन में। नहीं, अभी बताओ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर, बेहतर है। अभी आपको ले चलता हूँ मैं सुनील गावस्कर के पास। अरे वाह। सुनील गावस्कर का मकर लग्न है हम्म। और उनकी राशि है धनु। हम्म। लग्न में गुरु है। अभी हम बोलेंगे लग्न में नीच का गुरु है, हम्म। लेकिन ये पहला क्रिकेटर है जिसका लाइफ जल्दी स्टार्ट हो गया। जी। किसने दिया? तो गुरु ने दिया। हम्म। क्यों दिया? कि वो स्थान बली है। हम्म। गुरु लग्न में है ना, मकर राशि में प्रथम है। स्थान में स्थान बली। यस। तो मकर राशि ये सरकार की राशि है। जो भी बेनिफिट होगा वो सरकार के पास से उसको काफ़ी प्राइज मिले, काफ़ी पदवी मिले, हम्म। काफ़ी काफ़ी चीज़ मिले, पेंशन मिला वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन भाग्य चमकाने वाला, इसीलिए गुरु को 3 दृष्टि दी है। एक तो पंचम में, तो पंचम में उसके क्या है? तो पंचम में मंगल है, वो हम्म। कारक ग्रह है। क्योंकि पंचम स्पोर्ट्स का कारक है और मंगल स्पोर्ट्स का कारक है। पंचम स्थान स्पोर्ट्स का है और मंगल स्पोर्ट्स का है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। वो विजन जो है
वो हमको प्रेडिक्शन के टाइम में सोचना पड़ता है। उसके बाद में उसका जो राशि है, तो धनु राशि के लोग हमेशा भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि उनको भाग्य बिना कोशिश, बिना ज़्यादा श्रम प्राप्त होता है। उनके लिए भाग्य तैयार होता है, गुरु भाग्य का कारक है। और वो 12वें स्थान में होने से उसका जो भी भाग्य हुआ वो प्रदेश में हुआ। जितने भी उसने सेंचुरी विक्रम किया, जो भी कमाया, वो प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पर 12वें स्थान में चंद्रमा है, तो ऐसे कुंडली का हम कैलकुलेट करेंगे तो धनु मकर लग्न में दशम भाव आता है तुला। जी सर। तो तुला राशि जो है, वो जो राशि है हमारे जीवन के अंदर बहुत ही सौख्य लाने वाली है, सुख कारक। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हाँ। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, ममता बनर्जी, हम्म। उनका मकर लग्न है हम्म। और लग्नेश दशम में है शनि, वो उसका हो गया। जी सर। एंड शी इज इन पॉलिटिक्स लॉन्ग टाइम, हम्म। और वो एग्रेसिव भी है। जी तो सर। वो एक पार्ट हो गया। दूसरा उदाहरण है मायावती, हम्म। उसका मकर लग्न है, लग्न में रवि है और लग्न में चंद्रमा है। हम्म। तो लग्नेश भी साथ में है, मतलब रवि और चंद्र की युति लग्न स्थान में है, और उसके सप्तम स्थान में मंगल है। लेकिन शी इज वेरी डैशिंग। क्यों डैशिंग है? क्योंकि उसके सप्तम में मंगल है और लग्न में सूर्य चंद्रमा की युति है। एक ग्राम पंचायत के स्कूल में शिक्षिका होने के बावजूद 3 दफा यूपी चीफ मिनिस्टर बनना कोई मामूली बात नहीं है, ये नसीब है। उनकी कुंडली में सर शनि कहाँ है? शनि जो है वृश्चिक राशि में है, अच्छा। वृश्चिक का लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में। ओके। हाँ, तो वो एक डोमिनेटिंग लेडी है। हम्म। और उसी तरह उसकी भाषा में जोर है, क्योंकि मंगल की दृष्टि धन स्थान पर है, वहाँ पर मीन राशि है, हम्म। तो कुंभ राशि है। तो इसीलिए कुंडली का जो दर्जा होता है, शुरुआत में तो उन्होंने काफ़ी कष्ट निकाला, उसके बाद में उनको काशीराम मिले, उनका भाग्य बदल गया। हम्म। तो भाग्य बदलने के लिए हम लोग अभी दशा का आधार लेते हैं, हम्म। लेकिन दशा से और बढ़िया चीज़ जो है वो है हमारा ट्रांजिस्ट, जो हमके हमारे रास्ते पर ले जाएगा। गोचर। ट्रांजिस्ट हमारा मार्गदर्शक है। गोचर की बात करें ना? यस, गोचर। हाँ तो तो। गोचर मार्गदर्शक क्या करता है? तो जो लंबे समय का गोचर रहता है, जैसे शनि राहु केतु, ये जो गोचर है, ये हमारे, और गुरु, ये हमारे जीवन में परिवर्तन करता है, जी। भाग्य के लिए परिवर्तन करता है, अच्छा या बुरा। कमाया होगा तो जाएगा, नहीं कमाया होगा तो आएगा। ये सारी स्थिति जो है वो ट्रांजिट के ऊपर देखी जाती है। उसके बाद में हमारी स्थिति में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आईएएस की, आईपीएस की काफ़ी कुंडलियाँ सिखाई है हमारे क्लास के अंदर। तो वो आईएएस क्यों बने, आईपीएस क्यों बने? जैसे एक लेडी है, आईएएस है, वो डाइवर्स हो गया छोटे उम्र में, लगभग 25 साल की उम्र में डाइवर्स हो गया। तो पिताजी बोले कि ठीक है, अभी हो गया, तुम चिंता मत करो, बच्चे को हम लोग संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई करने में 1 शॉट में वो आईएएस हो गई, राजस्थान में आईएएस हो गई। तो ये जी। भाग्य हो गया। क्यों हो गया? तो उसका कारण, उसका लग्न जो है वो वृश्चिक है। हम्म। वृश्चिक लग्न का अभ्यास ऐसा है कि हमारे को बहुत ही स्पिरिट रहता है, बहुत ताकतवान लग्न है। वहाँ पर जो प्लैनेट है वो कभी हारता नहीं है। तो काफ़ी वृश्चिक, जैसे अटल जी वृश्चिक के हैं, लग्न वृश्चिक है, लग्न में चंद्रमा है, लग्न में शुक्र है, और काफ़ी बलवान कुंडली बने। उन्होंने काफ़ी मुसीबतें भी उठाई, नो डाउट, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर थे और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अभी लाल कृष्ण आडवाणी मकर लग्न के हैं, तो वो संयमी है, लेकिन उनका लग्नेश जो है वो शनि है। तो वो शनि जो है वो पराक्रम स्थान में, और चतुर्थ में उनका चंद्रमा है, तो स्थान बली है, अश्विनी नक्षत्र है। तो वो चंद्रमा को बल किसने दिया? तो अश्विनी नक्षत्र में दे दिया। और आज जो स्थिति है वो, उन्होंने जो जो भी कुछ किया, आज जो भी पार्टी के अंदर उनका एक महत्व है, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हमको, हमारे देश के लिए की है। तो वो शासकीय लग्न कौन सा है? तो मकर और कुंभ, ये शासकीय, और सिंह, ये 3 जो लग्न है वो शासन से
आधारित लग्न है। मकर, पोषक कुंभ, है। तीसरा कौन सा होता है सर? सिंह। सिंह लग्न। सिंह, सिंह लग्न, मकर लग्न। अभी ऐसा है कि काफ़ी लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पहली बात तो, राशि का जन्म कैसे हो गया, ये आज तक किसी ने स्पीच में नहीं कहा। राशि का व्यवस्थापन कैसे हुआ? सर मेरा जो मतलब अभ्यास है, मतलब मुझे जो ध्यान में है, तो एक तो पहले तो मतलब जो सर आपने अभी बात कही कि गोचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और महादशा के ऊपर, ये योगों से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि वराहमिहिर ने भी वही कहा है बृहद जातक में कि चाहे कितने भी योग हो, लेकिन अगर सपोर्टिंग ट्रांजिट नहीं आएगा या उसकी महादशा नहीं आएगी, तो वो योग के फल स्वप्न में ही मिलते हैं। तो पहली तो बात यह है कि जो वराहमिहिर ने जो कहा है उसको ही आपने बात दोहराई है कि ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और महादशा के साथ उसको भी ध्यान में लेना ही चाहिए। करने करना चाहिए। यस। अभी अच्छा। महादशा 42 टाइप की है। आज पॉपुलर जो है वो विंशोत्तरी है। जी। गुजरात के नर्मदा के उस पार अष्टोत्तरी है, जी। और नर्मदा के इस पार विंशोत्तरी है, जी। योगिनी है। जी। अब आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो योगिनी महादशा होती है। हाँ, 36 साल वाली। वैसे, हाँ, तो काफ़ी तरह की महादशा है। वो अपने अपने खुद के विचार है, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते। हाँ, तो चर 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 भी, चर हाँ, में चरक दशा दशा भी भी है। वो। हाँ, और जेमिनी हम्म, भी है। जेमिनी में दशा है। जैमिनी, हाँ जैमिनी में चर दशा वो तो भी हर एक ने बहुत अपने ही। अपने सोच से महादशा का निर्माण किया है। हर लोगों ने अपना अपना गणित से फलित निकालने के लिए कोशिश की। लाल किताब की महादशा अलग है, तो उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है, वो उनका विचार है, उनका परिचय है। तो जी। आई कैन नॉट। हाँ, अभी सर हम बात कर रहे थे कि राशि का उद्भव कैसे हुआ। तो जहां तक मेरा ध्यान है कि सर, वेदों में जो भी अपना ज्योतिष जो वेदांग है उसमें तो नक्षत्र की ही बात है। राशि है वो पश्चिमी सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ आदान प्रदान के दरमियान राशि को अपनाया गया है। तो आपका इसमें मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। बताता हूँ जी। राशि का जन्म कैसे हुआ। हम्म। राशि निर्माण का जो भाग है वो सूर्य सिद्धांत में बताया हुआ है। जी सर। सूर्य सिद्धांत के अंदर एक बाजू चंद्रमा, एक बाजू सूर्य। जैसे सूर्य रखा तो सिंह राशि आ गई, और चंद्रमा रखा तो कर्क राशि आ गई। हम्म। बराबर है। हम्म। कर्क के पहले आती है मिथुन, हम्म। मिथुन के पहले आती है ऋषभ, हम्म। ऋषभ के पहले आती है मेष, मेष के पहले आती है मीन, मीन के पहले आती है कुंभ। हम्म। बराबर है। हम्म। सूर्य के बाद में आती है सिंह, के बाद में कन्या, उसके बाद में तुला, उसके बाद में वृश्चिक, उसके बाद में धनु, उसके बाद में मकर। फिनिश द मैटर। तो राशि का जन्म इस प्रकार से, एक सूर्य के डिपार्टमेंट में, जैसे कर्क राशि को दशम स्थान में मंगल राजयोग कारक है, और सूर्य जो सूर्य से देखेंगे तो वो केंद्र में आता है, वृश्चिक राशि आती है। इसीलिए दोनों को केंद्र में आने की वजह से कर्क लग्न को मंगल राजयोग कारक हो गया, और दशम स्थान मेष राशि के पास चला गया। अगर हम देखेंगे, चंद्रमा से दूसरा राशि जो है वो मिथुन है, और सिंह राशि से दूसरा राशि जो है वो कन्या है। हम्म। तो क्या हुआ? तो दोनों बुध आ गए। हम्म। उसके बाद में शुक्र तुला आया, यहाँ ऋषभ तुला, ऋषभ आ गई शुक्र के लिए। समझ में आ रहा है सर। फिर तीसरा में मंगल आ गया, हम्म। मेष आ गई, और हम्म। उसके बाद में वृश्चिक आ गया सामने, जी। चतुर्थ स्थान। जी। पंचम स्थान यहाँ पर धनु आया, चंद्रमा के पास मीन आ गई। हम्म। धनु के बाद में मकर आया सूर्य के डिपार्टमेंट में, और हम्म। चंद्रमा के डिपार्टमेंट में मीन आई। फिनिश। हम्म। 12 राशि हो गई। वो। रवि सूर्य के ऊपर से 10 राशियां बन गई। हाँ, हाँ। उनके बीच में एक एक को एडजस्ट करते गए। हाँ, उसके नहीं, उन्हीं के स्वरूप से राशि का जन्म हुआ है। अच्छा।
इसके लिए सूर्य सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हम्म। काफ़ी चीज़ें जो है, वो राशि का जन्म कैसे हुआ, हम्म। वो गणित वहीं पर है, और फलित हमको देना है। जी सर। तो अभी सर एक और बात सर, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा हमें मतलब आइडिया आया है कि कुंडली का प्रिडिक्शन में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। और ये तो बहुत ही वैसे तो लंबा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा अभी इसको यहाँ रोकते हैं। और सर रेमेडीज के बारे में, जैसे अभी एक ग्रुप के मेंबर है, मुझे उनका बहन का जो उनके प्रॉब्लम्स थे वो भेजा और बर्थ डिटेल्स भेजा, और मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर कोई रेमेडी बताए। मैंने कहा मैं इसका उत्तर ग्रुप में देता हूँ। तो जहाँ तक मेरा ध्यान है कि महर्षि पराशर ने जो बताया है कि रेमेडीज में एक ही है, और वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। भगवान का नाम जप तप यस, दान ये यस, करो। यस। बाकी देखो, नसीब हमारा जो प्रारब्ध है वो तीन प्रकार का है। एक है दृढ़ प्रारब्ध, जिसको आप बदल नहीं सकते, या उसको बदलना हो तो सती सावित्री जैसा कुछ तपश्चर्या करनी पड़े, जिन्होंने अपने पति को का जीवन यम राजा से वापिस प्राप्त किया था। दूसरा है अदृढ़ प्रारब्ध, जो कि वेरिएबल है, वो आपकी हैबिट्स, आपका आपकी सोच, ये सब के साथ बनता है। और तीसरा जो है वो मिक्स है दोनों का, दृढ़ प्रारब्ध। वो भी थोड़ा बहुत आपके हाथ में और थोड़ा बहुत आपके हाथ में नहीं है। तो जो हमारा जो ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमें लोगों को गाइडेंस देना है, उनका प्रारब्ध क्या है, कब क्या उनके जीवन में क्या होगा, और उसका उसके उनके मन के ऊपर क्या असर होगा। तो रेमेडीज में देखो, मेरे पास तो कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशन के लिए आता है, तो मैं उनको सांत्वना देता हूँ, भाई आपका ये टाइम इतना अभी है, निकालना है, मेरे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उनको पॉजिटिविटी देते हैं। और उपाय में तो भगवान का नाम के अलावा या जो भी उनको जिसमें भी श्रद्धा हो वही करने के लिए बोलता हूँ। मैं कोई रेमेडीज नहीं देता, ना कोई जेमस्टोन, ना कोई पूजा विधि, कुछ भी मैं रेकमेंड नहीं करता। सर आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि सारे ही प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं तो। ऐसा है, मैंने मेरी पढ़ाई जो हुई वो एक तो गुजरात में हुई, राजकोट में, और वाराणसी में। वाराणसी के अंदर हमारे को जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने पढ़ाया, दान संवारे बिगड़ो काम। जो भी हमारा काम बिगड़ता है तो दान संवारता है। और मंत्र जाप, मंत्र जाप में जैसे ओम नमः शिवाय है, और आपने विष्णु सहस्त्र नाम कहा है, तो इसमें शिव भक्ति भी आती है और हरि भक्ति भी आती है। जी तो सर। विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु मय, तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पठन करना, दोनों चीज़ होती है। जी सर। जैसे कि तांडव नृत्य है, भगवान शिव जी का है, जी। हम रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं, हम्म। रोज, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि तांडव नृत्य नहीं सुना। तो उसमें वो शक्ति है हमारे में। तो हम्म। काफ़ी विरोध होता है, तो उसमें से हम निकल जाते हैं। तो हमारे पास वो सिद्ध मिलने के लिए, हमारा दुख कम होने के लिए, आपने स्पेशली कहा है कि अगर किसी का दुख कम होना है तो उसका रेमेडीज क्या है, तो तांडव नृत्य बोलो या सुनो, जी। बहुत महत्व है। और दान संवारे बिगड़े काम, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे पंचांग के अंदर हमारा चंद्रमा के अनुसार और ग्रह के अनुसार दान कहा है, और वो भी ब्राह्मण को कहा है। ब्राह्मण को ज़्यादा अधिकार है वहाँ पर, क्योंकि ब्राह्मण का जो और अधिकार है। यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगा, जो कर्म से ब्राह्मण हूँ, नहीं नहीं ना नहीं, कि वैसे जन्म से। फिर भी नहीं नहीं, फिर मैं कोई भी ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैं ये कहूंगा। नहीं, अभी कोई भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। नज़दीकियाँ कैसे, जैसे मैं माधोबाग में जाता हूँ दर्शन करने के लिए, हमारे सीपी टैंक में, मैं 1957 से जाता हूँ, जी सर। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। जी। लेकिन जो पंडित जी हैं, आज भी उनके परिवार है उनका, तो पहले तो ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के सेवक है, वही हमको इंट्रोडक्शन कराएंगे कि ये कृष्ण है, या ये दामोदर है, या नारायण है। तो ब्राह्मण को सम्मान अवश्य करना चाहिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, अभी जो कर्मकांड वगैरह जो है, वो मैं कोई इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ या उसके खिलाफ भी बात नहीं करता हूँ। वो मेरे को, मेरा
आदर्श संभालना है। तो ये हो गई रेमेडीज की बात। अभी सर एक सर्वतोभद्र चक्र के सिलसिले में सवाल आया है कोई कि बात नहीं। मंजरी चक्रवर्ती जी ने पूछा है। लेकिन मैं उनका प्रश्न पढ़ के ही आपको बताता हूँ। चंद्रात बिंदु में 28 नक्षत्र लेते हैं और सूर्यात बिंदु में 27 नक्षत्र लेते हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु में भी 27 नक्षत्र लेते हैं, और चंद्रात नक्षत्र बिंदु में भी 27 ही नक्षत्र आते हैं। कि 28वां जो नक्षत्र है वो अभिजीत है। तो अभिजीत नक्षत्र आपको आकाश में अभी भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ऐसा नहीं है। लेकिन आयनिक वृत्त के अनुसार खगोल में वहाँ से कोई ग्रह गुजरता नहीं है। इसीलिए वहाँ पर जो भी सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु और चंद्रास्त नक्षत्र बिंदु, आप भले कंप्यूटर में कुंडली बनाइए या हाथ से बनाइए, वो भी चंद्रास्त नक्षत्र बिंदु और सूर्यास्त नक्षत्र का जो कोष्टक है, टेबल है, वो टेबल अकॉर्डिंग टू 27 नक्षत्र ही रहेगा, 28वां नहीं आएगा। ठीक है सर, तो ये दो प्रश्न आए थे तो इनके हमने डिस्कस कर लिया है। अभी थोड़ा यहाँ बीच में मैं सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो हमने वोटिंग रखा था उसमें फीस खास करके कोर्स के लिए फीस के लिए सर्वतोभद्र चक्र की, तो उसमें 40 लोगों ने वोटिंग किया है। उसमें 13 लोगों ने ये कहा है कि फीस नहीं होनी चाहिए, 27 लोगों ने फीस होनी चाहिए ये कहा है। बाकी लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो उनके मन में क्या है वो पता नहीं है। 20 लोगों ने 1500 रुपये के लिए वोट किया है और 7 लोगों ने 1200 रुपये के लिए वोट किया है। तो हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे और 1500 रुपये फीस रखेंगे। 1200 रुपये वाले मुझे पर्सनली चैट करके उनको क्यों डिस्काउंट देना चाहिए, वो कुछ मुझे जस्टिफिकेशन देंगे तो उसके ऊपर विचार करेंगे, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। और जिन्होंने, क्योंकि हमने ये कोर्स जब लॉन्च किया था ये कहा था कि हम फ्री में सिखाएंगे, तो जिनको भी मतलब देखिए पेमेंट नहीं करना है उनको भी सर्वतोभद्र चक्र का ज्ञान देने की हम कोशिश करेंगे। सर ने बुक्स मुझे शेयर की है, हिंदी में है, तो वो बुक्स मैं उनको पीडीएफ वो पर्सनली उनको भेज दूंगा अगर वो मुझे पर्सनली इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो। और उनके कोई सवाल के जवाब भी ये ग्रुप में वो बने रहे। और ऐसे ही हम मतलब वेबिनार तो करेंगे ही, तो उसमें हम ये बातों का सर्वतोभद्र चक्र के आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका ज्ञान अधूरा होगा या फंडामेंटल्स नहीं होंगे तो आपको उत्तर देना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। तो सर्वतोभद्र चक्र के कोर्स का जो फीस है वो 1500 रुपया अभी वोटिंग के हिसाब से जनता जनार्दन ने डिसाइड किया है, मैंने नहीं। अगर मेजोरिटी नॉन की होती तो हम उस हिसाब से जाते हैं, लेकिन लगता है लोगों को कि हाँ ये फीस देनी चाहिए, तो हम उनके आदेश को स्वीकार करते हैं और उसके लिए अलग ग्रुप बनाएंगे और वो अलग घोषणा करेंगे। तो अभी इस ग्रुप का हम नया नामकरण करेंगे, तो उसके लिए थोड़े बहुत सुझाव भी आए हैं। तो जैसे एक मेरा खुद का जो पसंदगी का था वो ऐसा था कि दिव्य अकल्ट विद्या या दिव्य विद्या ऐसा कुछ रखना। और भी आए हैं मेरे नाम से बहुत मतलब सजेशन किए, तो वो मैंने मना कर दिया कि मुझे मेरे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और दूसरी बात, सिर्फ ज्योतिष ऐसा मेरा अवैदिक ज्योतिष ऐसा हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। हम वास्तु के लिए भी ऐसे ही मतलब इसी ग्रुप में या दूसरे सब ग्रुप बनाएंगे। तो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है। मैं पहले न्यूमरोलॉजी में सर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक एग्जीबिशन में मेरे साथ स्टॉल में पार्टिसिपेट किया, तो वो मेरे पार्टनर वो न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन करती थी, तो उनका सुन सुन के मुझे थोड़ा अंदाजा आया और फिर मैंने उसके प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की खुद से ही कि मोबाइल नंबर से मैंने मतलब पर्सनालिटी का असेसमेंट करना स्वयं से मैंने चालू किया। तो ये एक मतलब मुझे सच्चाई नजर आई कि कोई भी नंबर भी अपने पास ऐसे नहीं आता। तो यस। जैसे अभी ग्रुप के एक मेंबर ने मुझे ये नाम बताऊं, उनको शायद तकलीफ तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी, गीता सावंत जी आपने नंबर दिया था। तो उनके नंबर से मैंने वो अपनी कुंडली के लिए कुंडली बता रही थी।
तो मैंने कहा कुंडली की मुझे जरूरत नहीं है, आपने मोबाइल नंबर दिया तो उसमें से मुझे पता चलता है कि आपको थोड़ा मेंटल हेल्थ का इशू है। तो बोले हाँ सर, मुझे न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट चलता है। तो ये मोबाइल नंबर में भी, मतलब मोबाइल नंबर से भी पता कर सकते हैं। तो हमें सारी जो भी गूढ़ विद्याएं, जो भी दिव्य विद्याएं, चाहे टैरो, आपने तो सर टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखा हुआ है, जो आपने मतलब अपने परिचय में बताया था। तो हम सारी विद्याओं का आदर करते हैं, हमें किसी के लिए कोई बायस नहीं है और कोई फेवर नहीं है। मैं नहीं जानता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं हो सकता। टैरो मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने देखा कि उसमें इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और वो है। भी बहुत ही दिव्य विद्या है। भले वो हमारी वैदिक संस्कृति की नहीं है। तो ये ग्रुप सिर्फ अ, वैदिक संस्कृति ऐसा नहीं, वो न्यूमरोलॉजी को भी वेलकम करता है, वो वास्तु को भी वेलकम करेगा, और हीलर्स को भी वेलकम करेगा, सबको। अभी हम ये ग्रुप ओपन करेंगे और इसका नाम कुछ सुझाव हम वोटिंग के जरिए डिसाइड करेंगे। मेरी जो पसंद है वो दिव्य विद्या ऐसा कुछ है। आपका अक्सर कुछ सुझाव हो तो आप भी बता सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, विद्या विद्या है। जैसे मैं एंजल सिखाता हूँ, जी वो सर। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी है। हम्म। टेरो है वो इजिप्शियन है। जी। उसके बाद में अभी कल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्विच वर्ड। तो कौन स्विच सा? वर्ड जो है वो अमेरिकन है। क्या क्या समझ गए ना? कौन सा? स्विच वर्ड, स्विच वर्ड, स्विच वर्ड। स्विचवर्ड। हाँ, स्विच वर्ड। ओके, स्विच वर्ल्ड। वर्ड, ओके। स्विच, स्विच वर्ड अभी कल से शुरू होगा। तो अच्छा। जैसे कि अभी काफ़ी चीज़ है, सप्तशला है, पंचशला है, त्रिशला है। तो ये सारी विद्याएं जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ों का संशोधन हुआ है। हम्म। और पहले यूनिवर्सल एक ही था, हम लोग ने डिवीजन कर दिया। जैसे ताजिक हम सिखाते हैं, हम्म। तो ताजिक जो है ताजिकिस्तान की विद्या है, हाँ, ताशकंद की वो विद्या पर्शिया है। से आई हुई है। हाँ, पर्शियन लैंग्वेज में है वो। तो ताजिक में काफ़ी रिजल्ट है। अभी हम्म। जो ये हो रहा है सब कुछ, ये ताजिक विद्या से हम देखेंगे तो काफ़ी आपको वहाँ पर जो योग है, 16 योग है, तो वो किसी ने भी बनाया तो कोई बहुत समझ के बनाया है। उसमें मैं मना ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ताजिक सिखाता हूँ। जी ये सर। बात है। तो हाँ, वही संस्कृतियों का आदान प्रदान हमेशा पहले भी हुआ है। बृहद जातक में भी कई बार यवनाचार्य का उल्लेख है। हाँ, हाँ, 100%। तो ये मतलब मन विद्या महर्षि है। वराहमिहिर ने स्वयं मतलब उनको यस। सिद्धांतों को अपनाया है। और अरब से भी हमने काफी मतलब अपनाया है, अरब को से गणित भी अपनाया है, और कुछ बहुत सिद्धांत भी अपनाए हैं। तो संस्कृति का आदान प्रदान हमेशा खुलापन से होना ही चाहिए। और आनो कृत्वाहा यंतो, अपने तो वेद में ही कहा है, हमें तो मतलब नए नए सोच, नए नए विचारों को वेलकम करना ही है। तो ये ग्रुप में मैं सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी परिचित लोग हैं और भी विद्याओं के जानकार, और आपको लगता है कि उनके आने से इस ग्रुप में एनरिचमेंट होगा, उनको जोड़ने के लिए ग्रुप में से लिंक उनको भेज सकते हैं। बस एकमात्र शर्त यह है कि उनका नाम हमें दिखना चाहिए। नाम नहीं 100। दिखेगा उनको हम जोड़ेंगे नहीं, फिर वो चाहे कितना भी महान व्यक्ति हो। लेकिन नाम नहीं दिखेगा तो मैं उसको नाम अलाउ दिखना ही नहीं। चाहिए। यस, मैं भी, मेरा भी प्रिंसिपल है। हम्म। मैं भी प्रिंसिपल से ही रहता हूँ। नाम नहीं दिखा तो उसको रिमूव कर देता हूँ। वो जी। कोई मोटो टोटो करके 1 2 3 4 5 करके आएगा, और वो क्या है कि या ये अपना प्रोफेशनल नाम है तो ठीक है, उसके आगे हाँ, आप अपना नाम रखिए ना। बाद में जो भी आप अपना फर्म का नाम है जो भी है वो रखिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं अभी कैसा है है। बाबू जी, मैं आपको हम्म। बताता हूँ। जय भाई, मेरा लिंक जो है वो साइबर सेल से कनेक्टेड है। हम्म। और मेरा ईमेल के ऊपर सारे लोगों का नाम आता है, किसने किसने। अभी मैं 500, परसों ही 700 नाम डिलीट कर दिया ईमेल में से। हम्म। जीमेल में जाता है। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ पर गंदगी बहुत होती है, लोग गलत सलत बात करने वाले रहते हैं। तो साइबर सेल के अंदर उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। जी सर। अच्छा। तो मैंने अब दो दो लोगों के खिलाफ वहाँ पर ये भी किया है, क्योंकि एक ने पोस्ट किया था, अभी उसको 40 लाख रुपए का मेरे को दावा करना है। हम्म। अच्छा तो सर, वो दूसरा। हाँ। हाँ, बोलिए। हाँ सॉरी सर, नहीं, आप इसको वो बात, इसको हाँ अभी थोड़ी मतलब आउट ऑफ वे जा रही थी तो मैंने रोका। दूसरा ये कि ज्योतिष का एडवांस लेवल का जो कोर्स मैंने एक डिजाइन किया है, तो बहुत से लोगों का थोड़ा मतलब मेरे ऊपर ये मैसेज है कि सर इतना सारा सीखना क्या जरूरी है।
अब मेरी तकलीफ क्या है कि ये सारी चीजें मैं जानता हूं तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है। लेकिन इसलिए मैंने दिलीप सर को भी पूछा कि सर ये कोर्स सही है क्या, तो सर ने भी बोला कि यार मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आपने तो सर आप अभी इसमें मतलब आपको क्या लगता है, हम हमको मतलब ये सब पक्का करना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप? डेफिनेटली देखिए सर, ऐसा है कि अभी आप लोगों के सेवा में उतरे हो, लोगों को ज्ञान देना आपका काम है, और आप ज्ञान दे रहे हो, तो ज्ञान लेने में किसी को कोई बाधा नहीं होती है। सिर्फ लोग क्या करते हैं कि छोटा सा ज्ञान लेते हैं और अपनी दुकान चालू करते हैं, और उसके बाद में फलादेश लोगों को नहीं मिलता है, तो उसका फिर प्रायश्चित तो हमको करना पड़ता है। तो अभी अभी हमारा ग्रुप का यही ऑब्जेक्टिव है कि जो छिछोरापन है उसके बदले उनको गहराई में ले जाएंगे। तो चाहे डेफिनेटली। वो कहीं से भी थोड़ा बहुत सीख के आए, उतना टाइम बच रहा है, मैं तो ये कोई अच्छा बात नहीं। पॉजिटिवली लेता हूँ कि जैसे उनको अभी प्रथम भाव या पांचवा भाव कौन सा है कुंडली में वो तो नहीं सिखाना पड़ रहा है। बराबर। तो चलो करेक्ट। उतना तो काम हो गया है अपना, बाकी हम कर लेंगे। तो मतलब ये जो सिलेबस है थोड़ा ज्यादा है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कम करने की जरूरत है, कि मतलब ये सब जरूरी है। नहीं नहीं, अभी जैसे आपकी इच्छा हो, आपने जो 20 पॉइंट दिए हैं, तो जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे तो वैसे वैसे आप कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सिलेबस है उसके अंदर, और वहाँ पर षोडश वर्ग और षडवर्ग जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक दाखला देता हूँ जी सर। कि खवेदांश कुंडली जो है वो 40 कला की कुंडली बनती है। जी सर। तो 40 कला के अंदर हम बहुत ही नज़दीक जाते हैं षष्ठांश से भी। षष्ठांश जो होती है वो 30 कला की है, ये हम्म। 40 कला की है। तो हम्म। वहाँ पर खवेदांश में मतलब ख मतलब आकाश, ख हम्म। मतलब खगोल, और उसके अंदर से हम काफ़ी चीज़ें अच्छी और बुरी जान सकते हैं। तो खवेदांश कुंडली जो है हर इंसान को देखने की आवश्यकता है, और उसको उसका अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जी सर। तो आपका कहना है कि ये जो सिलेबस रखा है वो जरूरी है, नहीं, प्रिडिक्शन। जरूरी है। आपने जो अच्छा डिजाइन किया है, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे कोई शिक्षक हाँ। है आपके परिचय के हैं तो वो आ हाँ, सकते हैं, मैं आप इतना नहीं, उनको ग्रुप में मैंने वेलकम डाला करिए। था तो दो तीन सदस्यों ने उनके परिचितों का मुझे नंबर दिया है, मैं उनसे मेरी बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो देखिए, और एक बात है, आपने दिया है पर वो मैं थोड़ा उनको अपने हिसाब से, जैसे दिलीप सर ने भी गीता जी का दिया था नंबर, तो मैंने गीता जी से बात किया तो उन्होंने मतलब वो, देखो ज्ञान होना एक अलग बात होती है और पढ़ाना दूसरी बात होती है। क्योंकि मैं कम से कम 12 साल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है 11वीं 12वीं में, तो मैं जानता हूँ कि टीचिंग इज अ स्किल। वो सबके बस की बात नहीं है, नॉलेज सबके बस के हो सकता है, लेकिन टीचिंग एक अलग है। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा तराजूंगा, हो सकता है उनका छोटा सा मतलब इंटरव्यू जैसा भी करेंगे, फिर उनको ये यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो कोई सदस्य बुरा नहीं माने अगर उनको नहीं मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ या उनके बताए हुए किसी को। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट आपको लेकर दें, ला आपके पास लाएं। और दूसरा ये कि ये सिर्फ वैदिक ज्योतिष तक सीमित नहीं रहेगा, ऐसे ही हम वेबिनार भी, जैसे अभी दिलीप सर का एक ये वेबिनार ही चल रहा है, उसी तरह का हर सप्ताह एक वेबिनार रहेगा जिसमें अलग अलग फैकल्टियों को, अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम इनवाइट करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। अलग अलग विद्याओं के एक्सपर्ट को भी लाएंगे। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि कैसे वेरी गुड। वेरी छिछोरापन गुड। दूर हो। वेरी गुड। तो हर एक सिस्टम का एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ है। एडवांस लेवल का कोर्स के लिए गुरु की तलाश हो रही है अभी फैकल्टी की, आप भी हमें सहयोग कीजिए। और कुछ इस ग्रुप के सदस्य हैं वो भी पढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने पहले उनसे वीडियो मांगे कि आपने पढ़ाया है तो उसका मुझे वीडियो शेयर कीजिए, तो ताकि मुझे उनका टीचिंग स्किल के बारे में आइडिया है। तो वो जैसे ही फाइनल होता है हम कोर्स फिर लॉन्च करेंगे, और सर्वतोभद्र चक्र का अलग ग्रुप बनाएंगे, जिनका भी पेमेंट आए वो उसको ही उसमें जोड़ेंगे, और फिर कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो कोर्स का हमने ऑलरेडी सिलेबस तैयार कर दिया है, और वो कम 12 क्लास तो कम से कम लगेगी, 12 की 15 भी होगी, 20 भी होगी, 24 भी होगी, वो फिर कोई गिनती करने वाले नहीं है हम लोग, ना दिलीप सर ना मैं। हम हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत ही साफ है, क्लियर है, कि हम ये सारी विद्याओं को गहराइयों में लोगों को, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका रिफाइनमेंट हो, और उनके जरिए लोगों का और भी बेहतर हो, भला हो, कल्याण हो।
तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। जी दिलीप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, जैसे अभी आपने देखो, क्या है कि प्लेटफॉर्म आपका है, मगर वो कल्पना बहुत अच्छी है कि जहाँ पर वेबिनार लेते हैं तो चार लोगों की पहचान हो जाती है, वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, उनके पास जो मटेरियल रहेगा वो आपको दे सकते हैं, हमारे पास जो रहेगा हम उनको दे सकते हैं। तो ये जैसे लेना और देना जो जग में यही चल रहा है, तो ज्ञान लेने में और ज्ञान देने में कोई बाधा नहीं है। तो ठीक है, अभी ग्रुप के मेंबर्स को मैं इनवाइट करता हूँ, उनके जो भी प्रश्न हैं उसको पूछने के लिए। तो बोलिए, कोई अपना बात हैंड रेस करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न नहीं है? मिस इरा सलवान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका सबसे पहला आया है, तो कृपया अपना प्रश्न पूछिए। दिलीप सर, एक बात बताऊं, ये जो है इस ग्रुप के कुछ सदस्य जो हैं, जो हालांकि उनको मैं नहीं जानता, पर वो एक फाउंडेशन के जैसे, मतलब एक पिलर के जैसे काम कर रहे हैं। इनमें से कोई बात एक है मिस इरा सलवान। नहीं। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते। एक्चुअली सर, आई वॉज अ टीचर। मेरा जो करियर है वो 40 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस एस्ट्रोलॉजी का भी है। तो उस हिसाब से शायद मेरे को लगता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग दिस इज वेरी गुड, और उसमें परफेक्शन होना चाहिए, बस दिस इज माई मोटिव। इसलिए थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आता है, और मैं कैसे एस्ट्रोलॉजी में आई ये नहीं पता। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, जैसे हम लोग D1 एंड D9 चार्ट देखते हैं, तो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। भाई 7 हो गए या दो छाया ग्रह हो गए, तो हमारे 7 प्लैनेट्स आए। अब 7 प्लैनेट्स के जो मेरे स्टार्स आएंगे, जो मेरे नक्षत्रास आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 आ सकते हैं। 10 नक्षत्र। जी। नहीं, अभी मान लीजिए। प्लैनेट में कभी शायद एक नक्षत्र के अंदर 3 प्लैनेट भी हो सकते हैं। हाँ सर, यही तो मैं कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 आएंगे। मैं ये मान के वो 9 के 10, क्योंकि लग्ना भी हमारा आ जाता है ना, हाँ, लग्ना को मिला के बराबर। मैंने 10 माना। लग्न और 9, ये हाँ है। ठीक है। तो जो जातक है, जो अपना एक पर्टिकुलर लग्न लेके आया है, मतलब जो अपना भाग्य लेके आया है, वो भाग्य उसका उन्हीं 10 नक्षत्र के बीच में, या 5 7 के बीच में, 8 के बीच में, उसके बीच में ही रोटेट हो रहा है। तो जिस समय मैं दशा लगाती हूँ, जब मैं दशा लगाती हूँ, तो मैं, अगर मैं नवग्रह देखती हूँ, तो नवग्रह के हिसाब से मैं उसी हिसाब से तो देखूंगी कि भी मेरा यहाँ पे कौन सा जो मेरा नक्षत्र है वो मेरा फ्रेंड है, और कौन सा मेरा प्रत्यारी में है, या कौन मेरा निधन तारा में। इसी हिसाब से तो मैं देखूंगी ना, और उसी हिसाब से फिर मैं रिजल्ट कहूंगी। तो अभी जब मैं, देखिए, आप भविष्य आप बताइए पहले, फिर मैं बताता हाँ हूँ। हाँ हाँ, मैं इस तरह से, या कोई जातक मेरे से कुछ पूछने आया है या उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने चार्ट लगाया, उस समय का गोचर लगाया, और मैंने देखा कि इस समय की क्या स्थिति है, या मैंने देन एंड देयर का ट्रांजिट लगाया, उसके हिसाब से मैंने देखा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सन आई कैन डिक्लेयर कि भाई मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है। आई विल यूज द वर्ड पॉसिबिलिटी, नॉट कि भाई ऐसा हो, क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन हु कैन अपना वर्डिक दे पाऊं। मैं आई विल नॉट गिव माई वर्डिक, आई विल मतलब कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉसिबिलिटी। तो मैंने ये पॉसिबिलिटी बता दी। तो जो ओके। मेरी पॉसिबिलिटी आएगी देन एंड देयर, उस समय की ट्रांजिट की तो आएगी दशा, और मैंने एडी देखी, पीडी देखी, दशा एडी पीडी देखी, और उसके बाद मैंने डिक्लेयर किया कि हाँ भाई मुझे ये चीज दिख रही है। बराबर। तो मैं मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि तो जो मेरा पूरे चार्ट का है रिफ्लेक्शन, वो उन्हीं 10 नक्षत्र के ऊपर ही तो आया। नहीं, ऐसे मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वही मुझे पूछना है। अभी आप एक आध लग्न बोलिए मुझे। चलिए, मैंने आपको बोला मकर लगना है। ठीक है। मकर लग्न में हम सारी बातें जो है 12 ग्रह
जो है वो धनु राशि तक हम गिनते हैं, जी बराबर है। जी तो वहां पर नक्षत्र और कोई खाना खाली रहेगा, कोई जी भरा हुआ रहेगा। जी। लेकिन आपने जैसे कहा कि 9 प्लैनेट और एक लग्न बहुत हम्म। महत्वपूर्ण है, जी बहुत अच्छा विचार है ये। लेकिन अभी जो खाली खाना है जिसमें कोई भी ग्रह नहीं है, जी। उसका कोई ना कोई तो लॉर्ड है। यस सर, राशि राशि जो लॉर्ड होगा वो कहीं ना कहीं तो बैठा ही है। होगा ना, बराबर है ना। जी हाँ, वो लॉर्ड जो है वो कौन से नक्षत्र में है वो जी। फाइंड आउट करना चाहिए फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल। वो अभी समझो कि एक 7th हाउस लॉर्ड है। आपने अगर मुझे कहा कि भाई ये मकर लग्न है, तो हमको मकर लग्न के सामने वाला जो लग्न है वो है कर्क, हाँ जी, कैंसर। और प्लेनेट भी वहीं बैठा हुआ है। हाँ, नहीं अभी के लिए समझो कि अच्छा। खाली है जी वो, कोई जी बात नहीं। जी जी तो जी। वहां पर 3 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र में 3 नक्षत्र आते हैं। बिल्कुल। तो जी वहां पर से आरंभ होगा पुनर्वसु, पुष्य, जी आश्लेषा। जी तो हमको वो देखना है कि पहले तो चंद्रमा कहाँ पर है। जी 7th हाउस लॉर्ड इज जी बिलोंग टू द 7th हाउस लॉर्ड, वो कौन से मोमेंट में है। तो जी वो आप बताइए कि XYZ कौन से राशि में है, जी कौन से राशि में होगा। जी तो अगर समझो, हम समझेंगे कि मकर लग्नों को दशम स्थान तुला आता है, और जी। सप्तमाधिपति, जैसे हम बोलते हैं सप्तमाधिपति तुला राशि हम्म। में है और जी स्वाति नक्षत्र के अंदर है, ऐसा एक हम्म। अंदाज बोल देते हैं रफली। जी। इट इज नॉट फैक्ट। हम्म। तो रफली हम स्वाति नक्षत्र के गुण देखते हैं। तो हाँ 7th हाउस बिल्कुल। बिलोंग टू द हस्बैंड और वाइफ, जो स्पाउस है ये उसके बारे में। तो जी वहां पर स्वाति नक्षत्र शुभ नक्षत्र है, आकाश में जी बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, बहुत ही बलवान नक्षत्र है, लेकिन सॉफ्ट है। जी और चित्रा जो है वो काफी डेंजर है, जी और स्वाति जो है वो पोलाइट है। जी। तो स्वाति के अंदर अगर समझो चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उसके जो एटीट्यूड रहेंगे वो हम्म। किस प्रकार के रहेंगे। जी एक तो मकर लग्न का जो राजोग कारक ग्रह है वो शुक्र है। जी इसका मतलब पंचम स्थान और दशम स्थान, इसमें जो भी ग्रह रहेगा जी वो शुक्र के अधीन रहेगा। जी तो जी बिल्कुल ठीक। सप्तमाधिपति हम्म। अगर दशम स्थान में है, एक तो वो केंद्र स्थान में है, नंबर 1। जी। केंद्राधिपति केंद्र स्थान में है, वो प्लस हम्म। पॉइंट आ गया। तो उसके जी। व्यवहार रहेगा वो कैसे रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। हम्म। वो जी। स्वाद कौन सा लेगा, तो स्वाति नक्षत्र और दशम स्थान का स्वाद लेगा। ओके, आ गया समझ में। वो सर स्वाद एक उसको, चीज, हाँ, बोलिए। आपने एक चीज बहुत अच्छी क्लियर करी, जो कि मेरा 27 नक्षत्र वाला क्लियर हो गया। क्योंकि मैं तो 3-3 की कैटेगरी ले रही हूँ ना। मेरे प्लेनेट 9 है, लेकिन 3-3 में डिवाइड हो गए ना। जन्म हो गया, फिर अनुजन्म हो गया, फिर मेरे तीनों कैटेगरी मेरी हो गई। हाँ, तो मेरे तीनों प्लेनेट अब आ गया मेरी समझ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं अभी मेरे कैसे को, होता है मैडम, हाँ ऐसा है कि जैसे कि एक मकान है, जी तो वो मकान, आप दिल्ली में रहते हैं, जी तो रोहिणी जो इलाका है, जी। तो वो कैसे है, तो वो तुला के अंदर आता है, तुला राशि के अंदर। ओके। हमारे बॉम्बे के अंदर, जी मुंबई के अंदर जी। नेपेंसी रोड जो है, हम्म। तो नेपेंसी रोड कम्स अंडर लिब्रा। जी फीडर रोड है, नेपेंसी रोड है, जी। मलबार हिल है, ये सारे बहुत ही हम्म अच्छे इलाके हैं। हम्म तो वो सुख वास्तु जो है, हम्म वो वहाँ पर जो रहता है वो इंसान तुला वृषभ का भोग लेगा। उसी हम्म तरह जो हम्म। ग्रह तुला और वृषभ में रहेगा, वो जी डेफिनेटली अपने जीवन के अंदर काफी आनंद लेगा। अगर वो राहु रहा तो भी, मंगल रहा तो भी, और हम्म। शुक्र रहा तो भी। ना शुक्र ही रहना चाहिए ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन पॉकेट जो है, द जी पॉकेट बिलोंग टू शुक्र, विनस। जी तो हम जिस पॉकेट में हैं, हम जिस बस स्टॉप में खड़े हैं, वो जी। बस स्टॉप का नाम क्या है, नंबर 1। हम्म जैसे आप अमेरिका जाएंगे तो न्यूयॉर्क सिटी है, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास हम्म है, सैन हम्म फ्रांसिस्को है। आप हम्म वहाँ पर कौन से स्पॉट पे रहते हैं, उसी हम्म तरह हमारा ग्रह जो है वो कौन से स्पॉट में है, जैसे नक्षत्र में है। हम्म नक्षत्र के बाद में हमको आता है नवमांश को सोचना है। हम्म तो वो अच्छे नवमांश में है, जैसे स्वाति नक्षत्र के
जो सारे नवमास मतलब धनु, मकर और मीन, ये काफी पॉजिटिव नवमास है कुंभ छोड़ के। हम्म तो उसमें हम डिवीजन देखते हैं, वॉच करते हैं कि जी ये चंद्रमा जो है 7th हाउस बिलोंग टू द 7th हाउस लॉर्ड हम्म सिटिंग इन 10th हाउस इन विच सुषमा हाउस। हम्म हम्म तो जी इसको महत्व हमको देना चाहिए। आपका प्रश्न से काफी लोगों को ज्ञान मिला होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। थैंक यू सर। तो फिर से वही बात आई कि ग्रह कौन से नक्षत्र में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र ग्रह से ज्यादा पावरफुल है। यस, ठीक है। डेफिनेटली। इरा जी, अभी आपका समाधान हो गया पूरा, पूरी तरह से। दूसरा एक बात मैं बताऊं, नक्षत्र जो भी है 27 नक्षत्र, उनको तीन तीन के जूथ में बांटे गए हैं। तो कि हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र है। तो ये उस तरह से वो नक्षत्र भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो सर इसके बारे में भी थोड़ा बताएं तो थोड़ा लोगों को और मतलब क्लैरिटी हो बताता हूँ। जाएगी। जी। मैं थोड़ा सा और एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल जाता हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअल हम देखेंगे। हम्म, आपको पता है कि आद्रा नक्षत्र जो है वो शिव जी का है, भगवान शिव जी का है। हाँ जी। वो राहु का है, एक हमने सोच रखा है वो फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस के आधार पर। हम्म। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र ये स्वर्ग का द्वार है। हम हाँ। हमारे पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग का द्वार देख सकते हैं। और धनु राशि में दिसंबर महीने के अंदर जो पूनम होगी वो हम्म, स्वर्ग के द्वार में ही होती है। और वहाँ पर आराधना नक्षत्र से अगर चंद्रमा उदित होता है, वहाँ से प्रवास करता है, तब वो दोनों नक्षत्र काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और वो इतने छोटे हो, बाद में जब वो दक्षिण प्रांत में आते हैं हमारे सर के ऊपर, वो काफ़ी बड़े दूर चले जाते हैं। ये भौगोलिक है। जी। उसके बाद में वापस वो सनसेट में जाते हैं, मतलब होराइजन में जाते हैं। उस समय में वो वापस फिर नज़दीक आते हैं। हम्म, तो ये पृथ्वी का आकार है। हम कहाँ से पृथ्वी देखते हैं और पृथ्वी हमको कहाँ से देखती है, कहाँ पर हम विराजमान है, उस आधार पर हम नक्षत्र की अगर गणना करें तो नक्षत्र क्या दे सकता है। तो नक्षत्र में हमको सप्तशला का जो है, सप्त ऋषि है, सप्तर्षि है, वो हमारे को उत्तर दिशा में दिखेंगे। लेकिन दक्षिण दिशा के अंदर ही जो सारे प्लैनेट देख सकते हैं और सारे नक्षत्र को आप पूर्व से लेके पश्चिम तक नक्षत्र दिखेंगे। पश्चिम से वायव्य जाएंगे तो आपको कोई भी नक्षत्र दिखाई नहीं देगा। जी। हमको दक्षिण की ओर पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, अभी ये नवंबर महीना है, अभी शततारका नक्षत्र आकाश में हमारे दक्षिण से जा रहा है। जो कहीं कोई भी इंसान जहाँ जो सिटी में रहता होगा उसको दक्षिण दिशा में अगर वो देखेगा और आसमान अगर अच्छा रहेगा तो आपको शततारका नक्षत्र जहाँ पर 100 तारे हैं हम्म, वो आपको दिखाई देंगे। जी सर। डेफिनेटली वो देखने के लिए दूरबीन भी चाहिए नहीं, खुली आँख से देख सकते हैं, लेकिन वातावरण अच्छा होना चाहिए। हाँ सर, अभी पोल्यूशन की वजह से ये एक समस्या हो हाँ, गई है। गांव समस्या। में वो दिख सकता है। गांव में तो सिटी बहुत में, अच्छा दिखता है, हाँ लख दिखता है एकदम। सिटी में वो और समस्या हो गई yes, अभी। सारे हम्म। मतलब 100 करोड़ तारे हैं, हम्म, 100 करोड़, वो सारे दिखते हैं आपको। जी सर। सर मैंने जो आपको कहा था वो ट्राइन, नक्षत्र ट्राइन के हाँ, बारे में थोड़ा सदस्यों को आप बताएं। टाइम मतलब एक 5 9 ऐसा बोलना है आपको। नहीं, जैसे आश्लेषा है, हाँ, वो वो जैसे ओके। केतु के साथ जुड़ा अश्लेषा जो है, है। उसके फिर बाद में हाँ, ज्येष्ठा है, आस, और रेवती है, ये ट्राइन है। मूल आश्लेषा मूल, और तीसरा कौन सा है केतु का नहीं नहीं, नक्षत्र? अश्लेषा, ज्येष्ठा और हम्म। रेवती, ये 3 ट्रायंगल है, क्योंकि वो बुध के नक्षत्र है ना, एक ही। हाँ, तो ऐसे ही मतलब ये मतलब सदस्यों को मतलब ये बता रहे हैं कि हर एक मतलब जो नक्षत्र है उसके बाकी 2 साथीदार भी है। तो मतलब 9 नक्षत्र ही वो अपने को कुंडली के अंदर, तो मतलब जैसे बताया ईरा जी ने कि 9 नक्षत्र और 9 ग्रह के हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। नहीं, अभी एकदम। कैसे मैं आपको आश्लेषा का वर्णन कैसे है आकाश में, कि जैसे हम नौ लिखते मराठी में हमारे, हम्म। उसी तरह जो दूरदर्शन का ये आता है ना लोगो, उस तरह वो आकाश में आश्लेषा दिखता है। हम्म।
ज्येष्ठा नक्षत्र एक ही तारा है, और वो ज्येष्ठा जो बिच्छू है, हम्म वो हवाई जहाज का जो ब्लिंकर रहता है ना, उस तरह का आपको दिखेगा। हम्म जब भी कुंभ लग्न आकाश में उदित होगा, तब वृश्चिक राशि आपको जाएगी, और वो वहां पर आपको दिखेगी अगस्त महीने के अंदर। जी सर। बराबर? उसके बाद में रेवती नक्षत्र में 32 तारे हैं, और ये 32 तारे जो है रेवती नक्षत्र के, वो भी आपको दक्षिण से ही दिखाई देंगे। और वो दिखाई देंगे कभी, जब आकाश में मिथुन लग्न उदित होगा, और वो दिसंबर महीना रहेगा। आप दिसंबर महीने में जाएंगे तो आपको उदित लग्न मिथुन रहेगा शाम को 7:30 बजे। सर मैं दूसरा कह रहा हूँ सर, कि जैसे समझो कि कोई ग्रह ये ट्रायंगल वही है। नहीं नहीं, एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। कि सर जैसे कोई ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में है, यानी कि बुध ओके। के नक्षत्र में है, हाँ हाँ हाँ। तो अभी गोचर में ज्येष्ठा या रेवती का भी फल उसका वही मिलेगा। नहीं नहीं, रेवती का फल अलग है। मैं आपको बताता हूँ रेवती का फल क्या है। हम्म रेवती में जो भी जिसके प्लैनेट रहेगा, हम्म तो जिंदगी के अंदर उसकी आर्थिक हानि डेफिनेट होगी। चाहे वो रवि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे चंद्रमा हो, तो रेवती के अंदर आर्थिक हानि होती है। रेवती नक्षत्र में अगर चंद्रमा किसी का रहा और लग्न में रेवती नक्षत्र रहा, तो इंसान को पेंशन डेफिनेटली मिलेगी। ये नियम है, ये शास्त्र के नियम है। जी सर, तो मतलब ये जो ट्राइन का बताया जाता है, मतलब कि नक्षत्रों के मतलब त्रिपुटियां है ना जो, जैसे नहीं, ये। नक्षत्र के अलग अलग फलादेश है। जैसे ज्येष्ठा में, हम्म ज्येष्ठा अगर समझो में कोई प्लैनेट है, तो डेफिनेटली एक व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में अपना काम करेगा और बहुत डेरर रहेगा। अभी टेक्निकल फील्ड में पुलिस भी बन सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, अब काफ़ी समझो। हाँ सर, तो इंटेलेक्चुअल। हाँ, सर काफ़ी तारा इंटेलेक्चुअल चक्र नक्षत्र। में जैसे जन्म तारा से दूसरा तारा जो होता है, हाँ, वो जैसे समझो कि श्रवण है, बराबर। तो बोलिए। वो चंद्र का हो गया, तो चंद्र के जो बाकी नक्षत्र हैं वो भी उसको हाँ, मतलब वो अच्छा नहीं, रहे। हस्त नक्षत्र है। अभी हस्त नक्षत्र आपने 5 उंगलियां जो है वो हम्म दिखती है वहां पर, हस्त नक्षत्र में, इसीलिए उसको हस्त कहा गया है। तो फल और वही देगा, श्रवण हस्त हाँ और। हाँ हाँ, नहीं, हाँ देखिए हस्त में ग्रह रहेगा तो हस्त का फल मिलेगा ना। हाँ, ग्रह नहीं है मानो। नहीं है तो फिर वहां पर ग्रह आएगा हम्म बाय ट्रांजिट, ट्रांजिट तभी में। फल देगा। हाँ, तो तभी वो सेम फल देगा। यस। अभी हस्त नक्षत्र समझो दशम स्थान में आया, तो उस समय में इंसान का धनु लग्न रहेगा। हम्म समझे ना? धनु लग्न रहेगा, और धनु लग्न जब रहेगा वहां पर, तो वहां पर उसका जो ट्रांजिट पोजीशन है, वो कौन सा ग्रह दे रहा है। जैसे कि हम कक्षा के बाहर, जैसे 8 9 10 ये कक्षा है। हम्म 8 मतलब मंगल, 9 मतलब गुरु, और 10 मतलब शनि। जी सर। ये कक्षा आकाश में दिखती है। हम्म ये कक्षा के अनुसार, कक्षे हम लोग मराठी में बोलते हैं कक्षेच्या पलीकडले, तो कक्षा के बाद वाला जो ग्रह होता है वो हमको इजीली दिखता है। बाकी तो सब सब ग्रह दिखते हैं, जी सर। सारी राशि दिखती हाँ, है। वो तो इंटीरियर इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्लैनेट्स हैं उसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर मंजरी जी का। बोलिए। मंजरी जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते जी। सर। नमस्ते। सर, पहले तो आपको नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। मैं आपसे एक जो पूछ रही थी ना, चंद्रात वाला, एक्चुअली कल मैंने वो निकाला, जो उसमें यूट्यूब में था, तो उसमें मैंने देखा कि एक जगह उन्होंने 28 भी ले रखे थे, तो उन्होंने कहा एक जगह, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि आपने उसमें कट लगा रखा है ना सर, तो जो आपने चेक को दिया था चार्ट, तो मुझे समझ में तो आया कि लेना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लूं, क्योंकि गूगल में तो कभी इधर चला ही जाता है ना, इसलिए मैंने देखा। तो फिर वो भी हुआ ना, 28 नक्षत्र लेंगे तो आपका 25 26 27 नक्षत्र आपका अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बीच में अभिजीत अगर ले लेते हैं, तो उससे तो आपने कर क्लियर कर दिया कि हमको 27 ही लेकर चलना है।
दूसरी बात, अभी जो जय सर जी कह रहे थे ना कि वो जो, जैसे मैं अपना क्या देखती हूँ, हर एक का अपना अपना तरीका है। मैं अपने जो भी नक्षत्र देखती हूँ, राशि नहीं देखती हूँ। राशि में सिर्फ नक्षत्र ही आज नहीं, शुरू दिन से जब से मैंने पढ़ा कि काफी सालों गुजर गए, मुझे भी शायद 30-40 साल बचपन से पढ़ रही थी। विशारद मैंने 2000 में किया था के, तो हुआ ये कुछ कंडीशंस में शुरू हुई। कोई होता ना, जब कोई धक्का खाता है तो आदमी ज्योतिष पढ़ने लग जाता है, मैंने भी वही किया था। तो मैं ये कह रही थी, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी है, मघा है, मूला, 3 का त्रिकोण बनता है। तो अश्विनी के जो देवता है वो अश्विनी कुमार है, मघा के दूसरे हैं, और उसके जो तीनों के डिटीज हैं, एक्चुअली वहां से ही उनका सारा प्रिडिक्शन है। क्योंकि मैं तो उसको प्रिडिक्शन लेके राशि नहीं पकड़ती हूँ खाली, राशि के जो देवता हैं, जो जिससे गवर्न हो रहा है वो नक्षत्र, उससे रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छे मिले। और जैसे पुष्य नक्षत्र भी है, तो उसमें से शनि का है, जनरली लगेगा ना शनि का नक्षत्र, एक्चुअली शनि नहीं है, उनके देवता बृहस्पति से गवर्न हो रहे हैं। तो आदमी के अंदर शनि का नेचर कम होगा, गुरु का नेचर ज्यादा हो जाएगा। तो शुभ में नक्षत्रों से इस तरीके से जितने नक्षत्र हैं, अभी सर पूछे थे ना 3 नक्षत्र, एक्चुअली तीनों के देवता अलग हैं। तो देवता जब अलग है, गवर्निंग पावर अलग है, तो अलग अलग तरीके से गवर्न करेंगे ना वो लोग। वेरी गुड। हमको उस तरीके से पकड़ा जाएगा तो आपको इजीली, हमको लगता है, क्लियर हो जाएगा। मैं अपना प्रेडिक्शन इसे करती हूँ, भगवान की कुछ ऊपर के इंट्यूशन है। जैसे आपने कहा लग्न में गुरु आ जाए और वृश्चिक का हो जाए, मेरा भी वृश्चिक लग्न है, लग्न में गुरु है, तो कुछ चीजें शायद अंदर से आ जाती कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। तो वही कोशिश करके मैं, इसीलिए मैं पढ़ाने की इच्छुक थी। काफी चीजें दिमाग में घूमती थी, सोचा कुछ पढ़ाई लूं, तो मैंने इसलिए अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी थोड़ा पढ़ाने की इच्छुक हूँ। अगर चाहेंगे तो कभी कोई कुछ पढ़ाने का मौका दीजिएगा तो मैं भी पढ़ाऊंगी, कुछ चीजें शेयर करूंगी, और जयेश काफी भाई कुछ का कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। जयेश भाई का मकान है, हम तो भाड़ूत है। उनका नहीं नहीं, काम जयेश है। भाई साहब ने भी पूछा, इसलिए मैंने कहा, मैंने अपने कि कोई है, हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं, रिटायर्ड हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाने की कोशिश भी कर रही हूँ। मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ाने की है कि नहीं, अब तो कुछ ज्ञान दे जाऊं। किसी दिन चली जाऊंगी बैठी बैठी तो रह जाएगा, सब नीचे साथ ही चला जाएगा। तो बांट ही दूं, चाहे तो कुछ मिल जाए। तो कुछ तो कोशिश कर ही रही हूँ, और काफी चीजें आपका ही हमको सबसे अच्छा नमाज चार्ट के जो हमने ये 4-4 चरण नहीं पढ़े थे, मैंने नक्षत्रों में पढ़ा था, ये चारों चरण के मतलब अलग थे, लेकिन एक वर्ड मीनिंग से जो मिल गया वो इजी हो गया पकड़ने के लिए। क्योंकि मैंने D10 चार्ट्स में भी देखे हैं, देवता गवर्न करते हैं, D10 में भी सर सारे देवता ही गवर्न करते हैं। यस। कभी अनंतांश में जाता है, कभी इंद्रांश में जाता है। हम कहते हैं 0 डिग्री का 0 पावर नहीं है, वो अनंतांश और इंद्रांश में चला जा रहा है। सर वो स्थिर और उसमें जाती है ना, सम और विषम राशियों के हिसाब से, तब लगा कि नहीं है। तो मैंने असल में चार्ट्स में भी छोटे छोटे तरह है, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, सब लोग अगर ऐसे पढ़ें तो सभी को समझ में आने लगेगा। राशि राशि नहीं है, राशि नक्षत्र, वह नक्षत्र आज से नहीं। पर मेरे गुरुजी जो पहले मैंने विशारद किया था, वो गुरु बहुत अच्छे थे, उन्होंने वेरी फर्स्ट कह दिया था, देवताओं के साथ हमेशा जो भी नक्षत्र है उसके देवता को पकड़ के चलना, वो पकड़े रहोगे तो आगे की चीजें हो जाएगी। तो शायद मैंने शुरुआत ही ऐसे करी थी। अभी भी जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उसको भी मैंने नक्षत्र पकड़ा है, कि पहले राशि आई कि नक्षत्र, हमने कहा पहले नक्षत्र, फिर नक्षत्रों को घर देना था, इसलिए एक राशि बनी, तभी तो 2.25 नक्षत्र 9 चरण मिला के एक राशि मेष बनी। तो हमें तो पहले एक नक्षत्र एक पर दोनों एक चीजें एक एक देंगे। मिनट, एक मिनट मैम, तो ऐसा हाँ जी, करते हैं कि जो नक्षत्र का जो हमने जो एक्सेल सीट है ना, उसके अंदर एक हाँ जी, हाँ कॉलम जी, करवा देते हैं कि देवता का, तो ठीक 27 है। नक्षत्र के जो 27 देवता है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके हिसाब से मतलब वो क्लियर हो जाएगा फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, वो चलो। भी इजी है, मतलब काफी अच्छा है कॉन्सेप्ट बताने में, जो मैं अपना करती थी इजी वे में, तो मैंने कहा मैं भी शेयर कर दूं कि मैं जी ऐसे करके देखती हूँ। अभी एक मैडम, ईरा मैडम कुछ बता रही थी ना, तो जी मैंने कहा ये तो इजी रास्ता है। आप 3 त्रिकोण बार बार पूछ रहे थे, सर से जो जी। क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे लगा हाँ, ये जो क्वेश्चन का है, देवता अलग है, इसलिए गवर्निंग बॉडीज अलग हो जाएंगी, जब ठीक अलग है, होगी तो कुछ और करेंगे। ठीक है। अगर आपके वही होना पास चाहिए। हैंडी हो तो मुझे वो 27 नक्षत्रों के है 27 देवता 27 का जगह है। देवता में मैंने बना रखा है, मैं बना दे दूंगी, हाँ, तो आप मुझे कोई भेजिए तो प्रॉब्लम मैं नहीं। ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, और कुछ ओके। पूछना है आपको कुछ? नहीं बस ठीक है, मैं अब ओके। आपके साथ बाकी तो जुड़ी रहूंगी। आपसे तो जरूर। मैंने कहा ना, आप कुछ फीस ले लीजिए, आपने कहा दान दे दीजिए, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, फीस लेके सब तो बहुत सीखूंगी मैं। वो सर और मेरे मेरे पास बीच में हाँ। एक्चुअली में प्रेरणा स्रोत आप ही है, मतलब कि मैंने ही शुरू किया कि नहीं सर, हम हाँ, पढ़ेंगे तो हम आपको, भले कुछ नहीं मैं है तो आपसे सहमत था, लेकिन सर थोड़े हाँ। अलग थे उसमें, विचार सर का। तो नहीं सर, आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने भेज दीजिए, कह दीजिए फ्री में पढ़ाएगा, एक दिन बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, और घर वाले फिर डांटेंगे, जो पैसे दे देंगे तो मार के भगाएंगे, जब पढ़ो। तो जो पैसा देता है ना, उसने मैंने पैसे दिए, पढ़ लूं, ये फर्क ठीक पड़ेगा। ठीक बिल्कुल है, फैक्ट फैक्ट है ये।
खूब बालो, खूब हाँ जी, बालो। हाँ जी, ठीक है, ठीक। ऐसा है बालो मैडम। बच्चे। असल में सर मैं मिश्रा हूँ, अच्छा। पंडिताइन हूँ, मेरी शादी मेरी शादी चक्रवर्ती में, ओह, अच्छा। इसीलिए आप सोच रहे हो कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, कोई हाँ। बात नहीं। ऐसा है हाँ मैडम जी, कि अभी मेरे पास 700 विद्यार्थी है। हाँ जी। हम किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है सर, यह मैंने भी बहुत दिनों सालों सालों प्रिडिक्शन भी ऐसे ही किया फ्री में। तो तो लाल किताब जब आई तो उसने क्या कह दिया, आप अगर कुछ एनर्जी एक्सचेंज, एक नया वर्ड मैंने लाल किताब से सीखा सर। मैंने कभी नहीं सोचा था एनर्जी एक्सचेंज, हम तो सोचा फ्री में कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे कुछ फल मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मिला। मैं नहीं कहूंगी मैं गवर्नमेंट नौकरी में थी, पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो हूं नहीं। इसलिए मुझे लगा कि लोगों की सेवा करी जाए, कुछ सिखाया जाए, ठीक सीखने है। का इसलिए और सिखाने का हाँ, लगा। ठीक है मैम, अभी दूसरे मेंबर्स हाँ जी, हाँ बता जी, हाँ देंगे। जी, लीजिए। हेलो आचार्य जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, अभी ये सर, ये आपका सेशंस में 2 वीक से अटेंड किया है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो सर एक क्वेश्चन था मेरा सर्वतोभद्र चक्र में, कि जो ये सर्वतोभद्र चक्र में हम स्वर और व्यंजन का उपयोग होता है, तो उसके अंदर जो स्वर और व्यंजन जो माहेश्वर सूत्र से निकल कर आए हैं, संस्कृत पाणिनि व्याकरण में से, तो जब ये वेद होता है तो उसका मात्रा और उसका कुछ टाइमिंग में कुछ हम कर सकते हैं प्रिडिक्शन? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो जो इसमें क्या है कि ये पूरा जो सर्वतोभद्र चक्र बना है, उसमें व्याकरण का यूज स्वर और व्यंजन ये लोग ने किया है, इसमें जो रखा हुआ है हमारे जो भी आद्य ऋषि थे। तो अभी इसमें जो स्वर व्यंजन है उसका कुछ हम फल कथन जब करते हैं सर्वतोभद्र चक्र से, हाँ, तो कुछ उसमें से कुछ सटीक निकल सकता है 100%। स्वर व्यंजन से माहेश्वर सूत्र का जो हम समझ लेते हैं अगर व्याकरण 100% निकल पढ़ सकते के, हैं। तो सर उसमें आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं सर? अभी नहीं डालूंगा, जब सिखाऊंगा तब डालूंगा। ये ओके ओके, तो वो भी एक है पॉइंट ना, मैं ये जानना चाहता था। है, वहाँ पर कर सकते हैं। पहली हाँ बात तो ऐसा है कि आपका मुख्य ग्रह जो हाँ राशि में बैठा हुआ है, वो हाँ राशि को अवकड़ा चक्र भी है हाँ और स्वर व्यंजन भी है, तिथि हाँ भी है और हाँ। दिशा भी है। तो यस यस सारा सर। सारा कैलकुलेशन करके हम फलादेश कर सकते हैं। नहीं कर सकते हम्म ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म एवरीथिंग हम्म, इट इज पॉसिबल। ओ- ओके। तो ये मेरे को यही जानना था कि स्वर व्यंजन जो है पर्टिकुलरली ये जो इतनी भी यस यस, यू इसमें कैन चीजें यूज, रखी है, लेकिन विल गेट द हाँ रिजल्ट। यस, इट हाँ इज। हाँ, लेकिन जो उसका जो जो उद्देश्य स्वरित लुत जो होता है उसका उच्चारण होता है, तो माहेश्वर सूत्र में तो उसका इम्पैक्ट हम जब फल कथन करते हैं तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल सकता है, कुछ सटीक? तो बस यही मुझे जानना था। निकल हम्म। सकता है, मैंने ना थोड़ी बोला आपको। हाँ, बस मुझे यही जानना था। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। ठीक है, और कोई सदस्य पूछना चाहे तो हमारे पास टाइम है। और अगर अभी क्वेश्चन नहीं हो तो सर फिर आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहे एस्ट्रोलॉजी में कैसे हम लोग मतलब बेहतर कर सके। नहीं, अभी देखिए हाँ, कैसा है। एक और प्रश्न याद आया सर, अपनी बात हुई थी कि बोलिए। सर ये भाव चलित का जो उपयोग करते हैं कुंडली के प्रिडिक्शन में, और उसमें ग्रह अपना स्थान बदल देता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ऐसा है कि भाव चलित, ये निरयन और सायन, हम जब सायन कुंडली बनाते हैं तो आज से 2025 साल पहले, अभी 2025 है, तो हम्म। 2025 साल पहले 00 था अयनांश। तभी हमारा और सायन का भ्रमण एक ही था। दूसरी बात ऐसा है कि अगर समझो हम भाव चलित में जाते हैं मगर ग्रह नक्षत्र बदल नहीं होता है। जैसे 15 डिग्री पहले 15 डिग्री बाद में भाव चलित में अगर एक आध स्थान जो है भाव चलित में चला गया, जन्म के समय में अगर समझो हमारा 25 डिग्री के बाद में का जन्म है
तो उस समय में भाव चलित हम सोचते हैं, लेकिन नक्षत्र में परिवर्तन नहीं होता। अगर समझो लास्ट डिग्री में भी भाव है, फिर भी नवमांश नहीं बदलेगा। मैंने पहले ही कहा था कि सारी 16 षोडश वर्ग की कुंडलियाँ जी आप 10 कला के ऊपर से भी बना सकते हैं, 1 अंश से भी बना सकते हैं। उसमें से हमको 15 अंश का ही लग्न होना चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो भाव चलित जब हम करेंगे तो उसमें से ग्रह वहाँ जाता है, हमको खाली सोचते हैं। तो निर्यन और सायन की वजह से, जैसे कि निर्यन के अंदर तिथि है और तिथि में चेंजेस होते हैं। हम्म हमारी तिथि में चंद्रमा के आधार पर तिथियां बनती है। सूर्य और चंद्रमा का अंतर जो होता है उसमें से तिथि का निर्माण होता है। जैसे परसों एकादशी थी तो एकादशी में फिर द्वादशी आ जाएगी, तो सूर्य और चंद्रमा का जो अंतर रहता है, डिस्टेंस रहता है, उसके ऊपर तिथि है। सायन में वो नहीं है। अगर भाव चलित में आप जाएंगे तो वो तिथि निर्माण नहीं कर सकते। तो भाव चलित ये जो है, ये केपी जब से 1979 में जन्म लिया, उस समय के बाद में से भाव चलित हम देखने लगे। उसके पहले कोई भाव चलित का विषय था नहीं। जब हम पढ़ते थे तभी कंप्यूटर नहीं था, तभी हम हाथ से बनाते थे, तभी भाव चलित का विषय आया नहीं था। जब से केपी आया तभी उन्होंने अपने तरफ से भाव चलित उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन भाव चलित में कभी भी ग्रह नक्षत्र बदल नहीं करता, नक्षत्र वही रहेगा। शायद भाव चला जाएगा, वो टेक्निकल जाएगा, लेकिन नक्षत्र से ग्रह नहीं जाएगा, ग्रह तो वही रहेगा। हाँ, तो प्रिडिक्शन के अंदर D1 चार्ट में अपना जो मुख्य चार्ट है बस उसी के ऊपर ही काम उसी करना से चाहिए। अभी भाव उन्होंने चलित लाया ध्यान में नहीं। कस्प, कस्प लाया। हाँ कस्प का मीनिंग क्या है लोगों अभी तक बता नहीं सके। कस्प मतलब ऐसा है कि ये दो दांत के बीच में अगर हम कुछ रखते हैं तो इन बिटवीन क्या है, तो वो कस्प है। गैप। कस्प हाँ, ऐसा अवकाश। कहा गया। हम्म हाँ, मतलब माइन्यूट, वो हम्म कस्प में आ गया। हम्म फिर उसके बाद में जो कृष्णमूर्ति जी ने बहुत सारी जो व्यवस्था की है, तो उसमें से उन्होंने 27 नक्षत्र का धोरण किया। हम्म तो नक्षत्र हमारे ही है, कृष्णमूर्ति के नक्षत्र खुद के नहीं है। जी उन्होंने खाली सब बनाए, हाँ और वो सब जो 6 सब है, हम्म वो 3 नक्षत्र जो है उसमें से 6 सब बढ़ गए। रवि और गुरु के नक्षत्र में से सब बढ़े, तो 6 सब बढ़े। पहले 243 हम्म 243 243 थे, हाँ, अभी 27 इंटू 10 249 टू आ गए। 43, और हाँ, बाद में फिर दो दो और बढ़ाए और हैं। भाई तो 249 हो गए। हम्म तो ये फॉरवर्डेड सब करके बोलते हैं उसको। हम्म तो सबका विचार जो किया है वो कृष्णमूर्ति के अंदर किया है, पारंपरिक भी नहीं है। हाँ, ये सब चीज सब है। लॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, 249 हाँ सब सब लॉर्ड हाँ, SSL। 249 सब है। हम्म और सबके सब भी है, फिर उसके सब के सब है, उसके सब के सब है। हम्म मगर टोटल सब जो है 249 कैसे क्रिएट हुए? तो हम्म पहले तो 243 ही थे। हम्म वो जो पुराने जो वहाँ के लोग थे वो 243 अप्लाई करते थे, हम्म तमिलनाडु के। हम्म बाद में कृष्णमूर्ति जी भी तमिलनाडु से ही थे, उन्होंने अपना फार्मूला लाया। अभी कैसे यहाँ पर हर इंसान को अपना फार्मूला लाने की इजाज़त है। हम्म डेमोक्रेसी है। हाँ, तो जैसे सर्वतोभद्र चक्र किसने निर्माण किया, ये आज तक मैंने उसको नाम नहीं जाना। हम्म ना भृगु जी का है, ना पराशर का है, ना हम्म महर्षि का है। सर्वतोभद्र चक्र ये ऋषि का ही है, लेकिन वो ऋषि का अभी तक नाम मैं नहीं बता सकता आपको। हम्म मैं पढ़ा सकता हूँ खाली, नाम जी नहीं बता सकता हूँ। जी, ठीक है। अगर अच्छा सर, उसमें ऐसे ही काल्पनिक जो स्थिति की है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी सर जो एक केपी के लिए आपने जैसे बताया कि वो एक्चुअल में तो वैदिक ज्योतिष की एक शाखा है, और उसके कॉपी है। अंदर थोड़ा फैब्रिकेशन करके एक अपनी तरह से डेवलप किया है उन्होंने, क्योंकि मूल कुंडली के बगैर सीधा मतलब वो कुंडली नहीं बनती। वैसे ही मेरे ख्याल से लाल किताब में भी वही है, मतलब कि जो अपनी कुंडली है उसी को लेते हैं, लेकिन वहां पर प्रथम भाव उनका फिक्स है मेष।
काल पुरुष कुंडली के हिसाब पहला से खाना, भी नहीं लेते, पहला खाना। और फिक्स है मेष राशि। और फिर उन्होंने तो कुछ, लाल किताब जो है हम्म उसमें कोई भी मतलब गलत चीज नहीं है। हम्म पंडित जी ने जो बनाया बहुत सोच समझ के बनाया। हम्म पंडित जी को वंदन है, हम्म क्योंकि लाल किताब जो बनाया उनकी जो थॉट्स है हम्म वो कमाल की है। हम्म रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन जिसके सर एक एक प्रश्न था, लाल किताब के अंदर जो महादशा है हाँ, वो कैसे तय करते वो हैं? पंडित मुझे जी ने इसमें किया थोड़ा, है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन महादशा वो अपने अपने नियम से आधारित करते हैं। दिल्ली वाले अलग करते हैं, होशियारपुर वाले अलग करते हैं, पंजाब वाले अलग करते हैं, हरियाणा वाले अलग करते हैं। तो वो उनका सब्जेक्ट है। मगर लाल किताब का प्रिडिक्शन जो भी है वो पर बिल मुकाबिल है, परफेक्ट हम्म, है। वो बात सही है। जस्ट मैं भी मतलब लाल किताब थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा है, सीखा है, तो मुझे जो मतलब कंसर्न रहा है कि एक्चुअल में क्या है कि लाल किताब जैसे एस्ट्रोसेज में आप किसी भी जातक की जन्म तारीख डालोगे तो वो लोग महादशा है वो शनि से ही स्टार्ट करते हैं फिक्स। अब दूसरे जो मतलब है जिनसे मैं सीखा, वो भी इस ग्रुप के सदस्य हैं, डॉक्टर सुकेश तृतीया जी। उनका ये कहना है कि आपका जन्म समय पर जो ग्रह का इन्फ्लुएंस है, जैसे दोपहर में 11 से 1 है तो मंगल है, सुबह में 4 से 6 में केतु है, वो सब पूरा नियम है उनके। रात्रि के मतलब 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद शनि का सुबह 4 बजे तक का टाइम है, तो उसमें जन्म हुआ, उस टाइम ग्रह के इन्फ्लुएंशियल पीरियड में जन्म हुआ तो उसकी महादशा लगेगी। अब ये 7 दिन के लिए भी फिक्स है, मतलब इस ये मतलब थोड़ा मैं यहाँ अटक गया वो फिर। हर एक की सोच है साहब, जयेश भाई। वो हम्म उनका सोच है, क्योंकि हम्म कंप्यूटर साइंस के अंदर भी काफ़ी लोग अपना जो मेमोरी डाला है हम्म वो अपने विचार डाले हैं। लेकिन हम्म पंडित जी का जो लाल किताब है हम्म उसका मुकाबला किसी के पास नहीं है। हम्म वो सत्य है, हम्म। ठीक है वो सर, सत्य अभी है। हाँ इरा जी प्रश्न पूछना चाह रही है। इरा जी, आपने हैंड रेस किया था फिर अभी लोअर कर दिया। इरा जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आपका प्रश्न पूछना था फिर हाँ सर, मुझे लगा ये डिस्कशन चल रहा है, लेट इट गो ऑन, इस वजह से मैंने हैंड डाउन कर दिया था। नहीं नहीं मेरा आप सर हैंड रेस। क्वेश्चन अब फिर से D1 एंड D9 के ऊपर है। जैसे D1 मेरा चार्ट है, ये मेरी आउटर पर्सनैलिटी हो गई, एंड जो D9 है दैट इज माई इनर पर्सनैलिटी। मान लीजिए मैं जातक का चार्ट देखना चाहती हूँ, उसकी मैं पर्सनैलिटी एनालाइज कर रही हूँ, तो कभी कभी मतलब मैंने ये देखा है कि एक जातक होता कुछ है, अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ और होता है। दूसरी चीज, अब आप एक समझ ले, मान लीजिए एक प्लेनेट D1 में उच्च का है और D9 में नीच का है, या फिर उसका मैं उसकी जो राशि है वो शत्रु राशि है, तो वहां पे मैं यही तो कहूंगी कि अब उसकी उस प्लेनेट की पोजीशन वहां पे डिटेरियोरेट हो गई है। मैं इसको इसी तरीके से मानूंगी ना। नहीं नहीं, अभी बता दूँ मैं आपको। ऐसा है मैडम कि अभी हम षष्ठांश कुंडली देखेंगे, जी। वो भी D1 से ही बनती है। ओके। बराबर है। षष्ठांश मतलब 30 कला का एक पार्ट, हाँ जी। जो एक राशि के 60 भाग हो गए। जी। तो वो ज़्यादा बहुत महत्व, जैसे अक्षवेदांश और षष्ठांश ये जी। बहुत नज़दीक के हैं, ओके। 30 और 40 के। तो वहाँ पर 30 कला जो है वो और हम नज़दीक आ जाएंगे। ओके। तो वहाँ पर भी राशियाँ, जैसे हम सेकेंड में आते हैं, मिनट में आते हैं, आवर्स में आते हैं, जी। तो उसी तरह षष्ठांश जो है वो हमारा बहुत ही मतलब जिसको एक्यूरेसी कहते हैं। हाँ, एक माइन्यूट हो जाए। पिंड, हाँ एक पिंड है हम्म 30 डिग्री का, हम्म उसमें से एक छेद कर दिया। तो हम्म। जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं ना, तो उसको हम जी काट काट के खाते हैं, जी तो जी। वैसा वो 60 पार्ट है। ओके। तो 60 पार्ट्स में आप कहाँ पर हो, हम्म। तो ऐसे 720 पार्ट है उसके। ओके। तो 720 का डिवीजन अगर आप करेंगे, समय डेफिनेटली लगेगा, हम्म लेकिन उस समय में वहां पर भी नाड़ी है। हम्म। वहां पर भी नाड़ी है, जैसे इंदु है। जी इंदु हाँ मतलब जी। चंद्रमा, जी जी। इंदु मतलब चांद। जी जी। हाँ, तो वहाँ इंदु नाड़ी में है क्या, तो उसका फलादे ज्यादा, तो 60 षष्ठांश को नाम से समावेश किया गया है। ओके। जैसे आप देवता बोलते
एग्री जी विथ यू 100%। लेकिन देवता इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नक्षत्र। ओके। राशि लॉर्ड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। हम्म लेकिन षष्ठांश में जो जो 60 भाग है उसमें प्रेत नाड़ी है, प्रेत मतलब खराब है, हम्म हम्म तो वहां पर वो अच्छा ये नहीं देगा। तो आप सूक्ष्मांश में जाएंगे, नृपांश में जाएंगे, हम्म या भोग्यांश में जाएंगे, या जी विचक्षणांश में जाएंगे, दैट जी इज पर्टिकुलर D9। जी व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट D60, जी तो वहां पर देवता जो है वो भिन्न मिलेंगे। जी जी, हाँ ये तो अभी है। वो अभी किसके पास अवेलेबल है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथ में वो उपलब्ध है। ओके। तो नहीं आप सर, मैं एक्चुअली गुलजार का, मिस्टर गुलजार का मैं चार्ट देख रही थी ऐसी, क्योंकि मेरी आदत है कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ पे मैं इनर एंड आउटर पावर को देख रही थी कि प्लेनेट की मैं कैसे जज करूं। या ये होता है कि बंदे की पर्सनैलिटी हिडन होती है। मान लीजिए अब मैंने गुलजार के चार्ट में देखा कि उनका जो भी फैमिली लाइफ रही है, जो भी इनके रिपरकशंस रहे हैं, वो उन्होंने किसी भी तरीके से D9 में देखने से लगा कि उनके तक ही रहे हैं, वो उजागर नहीं हुए। जैसे हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्स होते हैं जिनकी जो नेगेटिव लाइफ होती है वो भी सबके सामने आ जाती है, लेकिन गुलजार की कभी नहीं आई। फिर इसके लिए मैंने एक बुक में गई, बुक में मैंने देखा ये चीज कि वहां पे गुलजार का जो प्लेनेटरी पोजीशन थी D1 और D9 में, इट वाज शोइंग, क्योंकि जिनके इनके जितने भी प्लेनेट थे वो सारे डार्क हाफ में थे। तो डार्क हाफ में मचने का मतलब ये होता है कि जातक अपनी बातों को सीक्रेट रखेगा, दुनिया के सामने उजागर नहीं करेगा। देन अभी इज इट जैसे ट्रू? हाँ हाँ ट्रू है। अभी मैं आपको ओके। एक बात बताता हूँ मैडम। अभी आपने कहा कि आपका वृश्चिक लग्न है, लग्न में गुरु है, नहीं सर, बराबर है? मेरा नहीं है, वो मेरा हम नहीं है, वो तो किसी और ने कहा था, मैंने नहीं मंजरी बताया। मैडम, वो मंजरी मैडम ने कहा। ठीक हाँ, है। मैंने नहीं कहा था। तो अगर समझो किसी का मकर लग्न है, ऐसा समझो, हाँ, ठीक। वो मेरा है। हाँ, अभी मकर लग्न है, तो मकर लग्न की शादी कब होगी, अगर ऐसा हमको विचार आया, जी क्वेश्चन आया है, तो उसमें दो ऑप्शन है। जी। एक तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओके। ये फर्स्ट ऑप्शन है। जी। सेकंड ऑप्शन जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, इसमें शादियां नहीं होती है। हम्म तो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जी। तो ये कैलकुलेशन है। सर, हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस? मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस इट इज, इट इज इन एस्ट्रोलॉजी यू कैन थिंक सो मच। ओके। सर कैसे, वो तो बताइए अभी। बड़ा इंटरेस्टिंग है बता रहे ये, हैं। बिकॉज इट हैड हैपेंड, इट हाँ हैड तो ये, हैपेंड। हाँ तो ये चीजें जो है ना मैडम, तो जी। यही चीज सीखना है। हम लोग क्या सीखते हैं? तो सर यही सिखाइए प्लीज, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये हाँ, सारी। तो ये चीज है। ओके। और दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मकर लग्न, कुंभ लग्न के इंसान का जन्म होता है, तो उसके घर में शासकीय व्यक्ति कोई ना कोई रहेगा। प्रशासकीय रहेगा, केंद्र में रहेगा, या स्टेट में रहेगा, या BM मतलब लोकल में रहेगा, मगर वेरी शासकीय ट्रू, रहेगा। वेरी ट्रू। यस, शासक से उसको लगाव रहता है। जी दूसरी बात ऐसा है कि वहां पर हम हमारी संतान, जी। हम नाती पोती तक उसका नाम बता सकते हैं, ओके। आपके पूर्वज का नाम बता सकते हैं, हम्म आपका वंश बता सकते हैं। हम्म। ज्योतिष में दिस थिंग इज अवेलेबल। ओके। खाली हमको खोज करना है। हम्म अगर हम खोजेंगे तो ही हमारी छूटी हुई चीज़ें जो है वो हमें प्राप्त होगी। जी जो खोया है वो पालोगे, जी जो पाया है वो नहीं खोओगे। जी। तो हमारा वंश परंपरा जो है वो हम्म एस्ट्रोलॉजी है, ये चीज़ है। ओके। तो ये सर सारा मतलब
कैसे, कहाँ से हमें मतलब इसका पता चले, कहाँ नहीं इसका तो वेरी नहीं नहीं, ये जो है अभी समय नहीं है वो सिखाने का, सिखाने लेकिन का नहीं, लेकिन स्तोत्र तो बताइए सर। सूत्र बताएंगे ना, अभी कैसे बताऊंगा। अच्छा, सर्वतोमुद्र चक्र के क्लास में बताएंगे। आप बता देंगे, हाँ मतलब कहाँ बताएंगे, कब बताएंगे, वो तो बताएं सबको। बताएंगे। सर क्यूरियोसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं कि आप हाँ नहीं इकट्ठे नहीं करते नहीं, रहो, नो इकट्ठे करते अगर जाओ। ऐसा क्यूरियोसिटी होती तो मैं बात ही नहीं करता था। नहीं सर, कहते रहिए, वो तो कह रही हमारी तो उत्सुकता बढ़ती जा नहीं रही नहीं, है ना आपकी बातें सुन के। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, हमें उत्सुकता रहेगी। और कोई नहीं क्वेश्चन काफ़ी चीज़ें पूछना हैं। चाहते हैं? क्या होता है जयेश भाई, अभी आपने हमको लाया है, हमको इनवाइट किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम आपको कुछ तो भी दे के जाएं। क्या है कि चना सिंगदाना ज्योतिष काफ़ी होते हैं, और उसमें दूसरे की भी ज़िंदगी बिगड़ती है और अपनी भी ज़िंदगी बिगड़ती है। जी सर। वो भगवान का शास्त्र है, भगवान शिव जी का है, तो हम्म, वहाँ पर हमको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम गलत करेंगे तो शिक्षा प्राप्त होगी, जी सर। ऐसा है। ठीक है, तो सर सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, और अभी आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, और नेक्स्ट क्लास धन्यवाद। और ये सब कवर कब कैसे करेंगे वो ग्रुप में फिर बताते हैं, आपसे ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक। कोई बात ठीक है, नहीं। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार मैडम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।